क्या था यार ओम का नियम? सिर्फ आपको इतना भर याद रखना है, V प्रोपोर्शनल क्या? I। यही ओम का नियम है। लेकिन ये कहता क्या है? ये कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे धारा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो एक बल्ब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, और साथ में एक लगा दिया एमीटर। ये जो एमीटर होता है ये धारा का मापन करता है। एमीटर ऐसा उपकरण है, दिखा देता हूँ, हालांकि बाद में भी पढ़ना है। ये आपको दिख रहा है ना, यही एमीटर है। जैसे घड़ी में कांटा लगा होता है तो टाइम बताता है, वैसे इसमें भी कांटा लगा होता है, ये क्या बताता है? करंट बताता है। ऐसे ही दिखता है वोल्ट मीटर। इसके बीच में क्या लिखा है आपको दिख रहा है क्या? ए, है ना। और जब वोल्ट मीटर होता है तो उसमें क्या लिखता है? वी। वो वोल्टेज को नापता है और ये किसको नापता है? करंट को नापता है। ठीक है। अब आगे हम ये देख लें कि यहाँ साथ में हम क्या लगा दिए हैं? वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है, और इसमें हम लगा दिए हैं सेल। अब मान लो ये सेल जो है 5 वोल्ट का है। कितने का है? 5 वोल्ट का। तो ये जो एमीटर है ये बताएगा कितना? 5। इसका कांटा किस में रहेगा? 5 में। और जो करंट है वो थोड़ा कम रहता है, तो मान लेते हैं 1 एम्पियर का। कहना चाहिए कि यदि मैं V लिख दूं और यहाँ I लिख दूं, जो V का मान है वो कितना है? 5, और I का मान कितना है? 1। ठीक। अब एक काम करता हूँ, इसमें सेल बढ़ा देता हूँ, एक सेल और जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा यार? 10 वोल्ट। ठीक, 5 वोल्ट के हैं तो कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। जब इसको मैं 10 वोल्ट करता हूँ तो ये कितना हो जाता है? 2 एम्पियर। इसी तरह से इसको 15 वोल्ट करता हूँ तो ये 3 एम्पियर। इसको 20 वोल्ट करता हूँ तो ये कितना होता है? 4 एम्पियर, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। और यदि मैं इसको घटा दूं, यदि 20 का 15 कर दूं तो ये भी घट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वोल्टेज होता है ये धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक। तो बस इसी को हमको पढ़ना है, ओम का नियम। यही है ओम का नियम। तो पहले इसको पढ़ के देखते हैं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। ये चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर हो गया, है ना। और उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। बस इतना पढ़ना है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। जैसे हम कोई चालक एक बार सीधा रख लिए हैं, उसके मोड़े ना, तोड़े ना, खरोंच ना करें, तो वो उसकी भौतिक अवस्था में क्या ना होना चाहिए? परिवर्तन। इसकी कंडीशन ये है कि उसके भौतिक अवस्था में क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। साथ उसका जो ताप है वो कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। ताप कैसा हो? नियत। और भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब समझ गए? उसकी लंबाई हो सकती है, उसका क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक, उसका तोड़ मोड़ हो सकता है। उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये कंडीशन भी लिखना पड़ता है और साथ में ये भी लिखना पड़ता है। और ये बड़ा चालू क्वेश्चन है, माने अक्सर आता रहता है। ठीक। तो चलो ओम का नियम फिर से पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो और उसका ताप नियत हो तो ये, ठीक। फिर इसको बोल देना क्या? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। 1 मिनट के लिए सोच लो आप लोग। हाँ बोलो स्मृति। चालक की भौतिक अवस्था में गुड। बोलो कविता। और लगा देना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो और ताप नियत हो। हाँ फिर से बोलो।
ना हो और नियत हो तो। फिर इधर से बोलना। भी क्या है? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इस सूत्र को कंप्लीट करते हैं। यहाँ जो भी लिखा है इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो जो नियतांक होता है वो क्या होता है? आर। आर का मतलब यहाँ पर है प्रतिरोध, और प्रतिरोध वो चीज़ होती है जो धारा के बहाव को रोकती है। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का अलग। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कहलाया यार? विभवांतर चालक के स्वरूप। और ये क्या कहलाया? विद्युत धारा। और ये क्या कहला गया? प्रतिरोध। ठीक, तो जब ओम का नियम आएगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा लिखना है और ये सूत्र लिखना है, जहाँ करके हमको बताना है कि भी क्या है, आई क्या है, आर क्या है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो और उसका ताप नियत हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर ये सूत्र लिख देंगे, इसको लिख देंगे। अब साथ में ये आता है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं का मतलब कमियां, ये कहाँ तक लागू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमा। ठीक है, जैसे ये टीवी बना हुआ है, पैनल बना हुआ, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक सीमा है, यहाँ पेन चलाऊँगा तो नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी कुछ ना कुछ सीमा है, और सीमा अलग से याद नहीं करना है। यहाँ पर ये जो है यही क्या कहलाती है? सीमा। पहली सीमा यही हो गई कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न होना चाहिए, उसको पूरा सेंटेंस बना दो। ठीक है, और दूसरी सीमा हो जाएगी इसी में, चालक का ताप नियत हो, बस उसकी सीमा कहला गई। क्लियर हो गया? तो जब 2 नंबर में आएगा तो कभी कभी ऐसे पूछता है ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए, तो ये लिख करके और इसी की सीमा लिख देना है। ठीक है, और इसको जो देने वाले थे, माने इस नियम को लाने वाले थे, वो थे जॉर्ज साइमन ओम। पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, अब यहाँ पर 2 तरह के चालक भी होते हैं, अब उनको देख लेते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर ओमी चालक। ठीक है, चालक भी लिखते हैं और साथ में क्या लिखते हैं? परिपथ भी लिख देते हैं। और ये क्या हो गया? अनओमी चालक। ठीक है, तो ओमी से नाम से स्पष्ट होगा ओमी चालक क्या कहलाएगा? जो ओम के नियम का पालन करता है। सीधा सीधा ये क्या कहलाया? ओम के नियम का पालन करता है। और वो क्या कहलाएगा? इसी का उल्टा, ओम के नियम का पालन नहीं करता। कभी कभी 2 नंबर में ये भी आ जाता है, इनमें अंतर लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा ये है कि यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो उसका ग्राफ क्या मिलता है हमको? सरल रेखा। और इसका ग्राफ सरल रेखा नहीं मिलता। इसको ऐसे समझ लो, चित्र उसमें नहीं बनाना है, केवल ये 1-2 अक्ष हो गए। एक में साइड मैं यहाँ पर आई धारा कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? विभवांतर खींच दिया। यदि मैं इनके बीच का ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा? सरल रेखा मिलेगा। तो ये क्या कहलाया? ओमी कहला गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यदि मैं ग्राफ खींचूँ इसका तो ये इस तरह से होगा। एक साइड मान लो भी हो गया, एक साइड क्या हो गया? आर। तो इसका जो ग्राफ है ये कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो जान लेना है कैसा हो गया? अनोमी। अब ये सरल रेखा क्यों आता है? अभी हम पीछे देख रहे थे कि 5 वोल्ट बढ़ाता था तो उसका करंट कितना बढ़ता था? 1। फिर यदि 10 करते थे तो इसका कितना बढ़ता था? 2। और यदि हम यहाँ पर 15 करते थे तो ये कितना होता था? 3। तो ये क्रम से बढ़ता है ना। ऐसा ग्राफ कैसा मिलता है? सरल रेखा मिलता है। क्लियर हो गया? और इसका ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में जितनी भी धातुएं होती हैं सभी क्या होती हैं? ओमीय चालक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं और साथ में अर्धचालक होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? अनोमी चालक कहलाते हैं। अर्धचालक के अंतर्गत जो है डायोड भी आता है। डायोड आगे पढ़ेंगे, काला काला होता है छोटा सा, जो अर्धचालक से बनता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी होता है, ये भी किससे बनता है? अर्धचालक से बनता है। ये कुछ उपकरणों के नाम हैं जो अर्धचालक से बने होते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? अनोमी चालक।
तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि ओमी चालक के लिए विद्युत विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा ये पूछता है, अब आपको जवाब देना है कि निम्न में से कौन सा ओमीय चालक है। ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है डायोड, तीसरा है ट्रांजिस्टर, चौथा है अर्धचालक। कॉपर। अब उसमें धातु नहीं लिखा, वहाँ क्या लिख दिया? धातु का नाम लिख दिया। तो आपको समझ लेना कि सभी धातुएं क्या होती हैं? ओमी चालक होती हैं। ठीक, और आगे चले। अब ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं धारा घनत्व भी समझते हैं। इसके बाद फिर आगे देखें धारा घनत्व क्या होता है। तो ये J बराबर I/A, ये परिभाषा हो गई, इसी से परिभाषा बनेगी। तो जो J है वो क्या है? धारा घनत्व। I है धारा और A है क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या लेना है? क्षेत्रफल। तो बटे को तो हम एकांक बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि चालक के एकांक परिच्छेद से, परिच्छेद का मतलब मैं सामने वाला हिस्सा बोला था ना, तो क्या चालक के एकांक परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चलो इसका नाम लो तो। हाँ, ये एकांक हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, परिच्छेद से। किसके परिच्छेद? चालक के परिच्छेद से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। सोचो और याद करो यार फिर से। हाँ, चालक के, फिर इसका नाम ले लेते हैं, एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से, ऐसा बोल। प्रवाहित धारा। ठीक है, बोलो आयुष। पूर्ति। ठीक है, जननी। चालक के एकांक परिच्छेद से, हाँ, प्रवाहित विद्युत धारा को। ठीक है, याद हो जाएगा, सूत्र याद करोगे बन जाएगा। इसका मात्रक बता सकती है यार, देख के भला क्या हो जाएगा? मात्रक बताओ इसका। धारा का क्या होता है? एम्पियर। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर नहीं होता, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो धारा घनत्व होती है ये कैसी राशि होती है? सदिश। अब यहाँ पर समझना, जब हम धारा पढ़ रहे थे तो धारा कैसी राशि थी? अदिश। और जो धारा घनत्व है वो कैसी राशि होती है? सदिश। तो कभी कभी परीक्षा में दोनों आता है। एक शब्द तो जोड़ना है, विद्युत धारा खाली स्थान राशि होती है, क्या भरोगे? अदिश। फिर यहाँ पर विद्युत धारा घनत्व तो खाली स्थान राशि होती है, सदिश। केवल घनत्व शब्द जोड़ा कि बन जाएगा। ठीक, सदिश ये है क्योंकि जब चालक के अंदर धारा बहती है ना तो वो ऐसे 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 करके बहती है, तो इसलिए इसको अदिश माना जाता है। लेकिन पूरे क्षेत्रफल को, अंदर ना देखें, बाहर का देखें, तब बाहर के हिसाब से क्या माना जाता है? इसको सदिश माना जाता है। यदि चालक के अंदर है तो धारा एक क्रम से नहीं बहती है, वो मुड़ती उड़ती रहती है, इसलिए उसको क्या माना जाता है? अदिश। लेकिन जब हम पूरा इकट्ठा क्षेत्रफल मान लें, अंदर का हम ना देखें, तब हम उसको क्या मान लेते हैं? सदिश। तो जब हम बाहर का देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। ठीक, तो धारा घनत्व से रिलेटेड ये टॉपिक हो गया। आगे बढ़ जा रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो हमको क्या पढ़ना है? प्रतिरोध। इसको समझते हैं, प्रतिरोध क्या है? क्या हो गया? प्रतिरोध। तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। ठीक, अवरोध है, रुकावट को, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो याद हो गया? चालक द्वारा, यहाँ शुरू में जोड़ देना, क्या?
चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, उत्पन्न या रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका सूत्र देखो, अभी ओम के नियम से हम पढ़ें V इक्वल टू क्या? IR। तो V यहाँ से यदि मैं R निकालूं तो क्या हो जाएगा यार? यहाँ से R निकालूं तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ठीक है, इससे भी इसकी परिभाषा बना सकते हो। ये है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, और ये है उसमें प्रवाहित धारा, और बटे को क्या बोलते हैं? अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो परिभाषाएं आ गई। अब परीक्षा में प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सी वाली लिखें, कौन सी वाली न लिखें। तो नीचे वाली आपको नहीं लिखना है, ये खाली स्थान में पूछ देता है। कभी कभी आलक चालक सब हटा देता है, एक छोटा शब्द कर देता है, क्योंकि खाली स्थान में भरने के लिए छोटी लाइन चाहिए। तो ऐसे बोलेगा, विभवांतर और धारा के निष्पत्ति को खाली स्थान कहते हैं। अनुपात को निष्पत्ति भी बोला जाता है, नया शब्द। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। लेकिन आपको यदि परिभाषा लिखना होगा तो पूरा बड़ा कर दोगे। क्या क्या? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। याद हो गया? तो मैं दोनों परिभाषा पूछने वाला हूँ, थोड़ा सा सोच लो। बोलो प्रिया, ऊपर वाला। चालक द्वारा, हाँ, के धारा के मार्ग में डाला गया, और नहीं, उस लाइन को मत पढ़ो, उसको केवल समझने के लिए। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। अब बोलो। चालक के द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, याद हो गया क्या ये? हाँ, और दूसरा वाला चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, फिर इसका नाम, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को। ठीक, बोलो वंदना। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध। ठीक, अब यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें समझना, क्योंकि प्रतिरोध से रिलेटेड जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का कुछ भी पूछेगा। ठीक, तो जो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। वास्तव में ये ओम नहीं है, ये ओमेगा है। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। माने ओमेगा का संकेत ये भी होता है और ये भी होता है। जैसे अंग्रेजी में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होते हैं, वैसे लैटिन भाषा का ये है। तो सही शब्द क्या है? ओमेगा। लेकिन ये जो ओम के नियम से नया पैदा हुआ है यार, ओम के नियम में आया, इसलिए ओम के नियम के कारण इसमें उसका नाम जोड़ा गया। ओम साइंटिस्ट का नाम है, इस संकेत का नाम ओमेगा है, साइंटिस्ट के नाम से इसको क्या रख दिया गया है? ओम। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। अब मान लो यहाँ पर दूसरा मात्रक पूछे तो क्या हो सकता है बताओ? इस सूत्र से निकालो ना। हाँ, विभवांतर क्या क्या होता है? वोल्ट, और धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर जो भी इसके साथ है ना, विभवांतर भी अदिश है, धारा भी अदिश है, तो इनका डिवाइड या प्रोडक्ट जो भी होगा वो भी कैसा होगा? अदिश ही होगा। ठीक, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। अब यदि मैं 1 ओम की परिभाषा पूछ दूं यार, मान लो आता नहीं है लेकिन इसकी परिभाषा पूछता है यदि, तो हमको कैसे कैसे करना चाहिए? सबका मात्रक लिख दो। इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो मैं ये कर दिया 1 ओम। ठीक है, वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट है, तो 1 वोल्ट। और धारा का क्या होता है? 1 एम्पियर। ठीक, और इसको पढ़ देना सीधा। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, क्या क्या परिभाषा बनेगी यार बताओ तो? यहाँ से, हाँ, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध
1 ओम होता है। सोचो तो अब, हाँ बोलो। माने एक ही सूत्र बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। यदि हमको ये सूत्र पता है तो हम परिभाषा बता सकते हैं, मात्रक बता सकते हैं, सदिश बता सकते हैं, मात्रकों की परिभाषा भी दे सकते हैं। सरल सी चीज़ें होती हैं, बस समझना है। माने इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब यहाँ पर अगला हम टॉपिक ले लेते हैं जो है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो पहला होता है क्या, लंबाई। चालक का क्या होता है, लंबाई। ये R प्रोपोर्शनल L। इसका मतलब ये है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो परीक्षा में इसको ऐसे पूछ देगा कि मेरे पास तांबे की 2 तार हैं जिनकी मोटाई एक जैसे है। एक तार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरे तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। किसका प्रतिरोध अधिक होगा, 50 सेंटीमीटर का। वैसे जान गए ये R प्रोपोर्शनल L का मतलब है लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इसमें हम देख लेते हैं जो है ये है परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये R प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/A है ना। A का मतलब परिच्छेद का है, तो इसका नाम लो यार प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। फिर इसका नाम परिच्छेद के क्षेत्रफल के, और इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती। अब बटे में हो तो यही व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, इसका सब नाम है। सीधा सीधा हो तो समानुपाती, और बटे में हो तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है यार, यदि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोला था कि एक ये 5 सेंटीमीटर की तार है और एक कितना है, ये 50 सेंटीमीटर की तार है। किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, 50 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई क्या है, अधिक है। ठीक। अब हम यहाँ पर 2 तार ले लेते हैं। एक इस तरह की तार है, इतनी मोटी है, और दूसरी इतनी ही बड़ी है लेकिन इतनी मोटी। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ये A रख देता हूँ, ये B रख देता हूँ। सोचो और बताओ किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, B का। तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, A का। जिसका क्षेत्रफल कम होगा, इसका क्षेत्रफल कम है ना, तो देखो ये कम होगा तो इसका उल्टा रिलेशन है, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा। समझ में आ गया। तो पतली तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, मोटी तार का प्रतिरोध कम होता है। मोटी तार में क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा। फिर से सूत्र को समझना, उसको मोटी पतली छोड़ दो। सूत्र में ये समझो कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर सूत्र में आ जाए। यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो लोग जो किसान होते हैं, ट्रांसफार्मर इधर रहता है, खेत जाके आधा किलोमीटर दूर होता है, उनको सिंचाई करना है। तो जब ट्रांसफार्मर के सामने पंप चलाते हैं तो एक किसान है, उसी के पास तो उसका पंप बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो जब 500 मीटर दूर तार खींच के वहाँ ले जाता है तो उसका पंप अच्छा से नहीं चलता है ना। जो पानी वाला पंप है वो अच्छे से नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा, वोल्टेज ही नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता होगा यार, क्या है, इसको सोच के बताओ। अब इसका आंसर इसी में है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई किसान है, उसका खेत बिजली के ट्रांसफार्मर के पास है, वो वहीं पर अपना पंप लगा करके पानी सींच रहा है, तो उसका पंप बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अच्छे तेज चल रहा है। और यहाँ से वो जो है 500 मीटर दूर एक दूसरा किसान है, उसका खेत उतनी दूर है, तो ये ट्रांसफार्मर से लेकर के 500 मीटर दूर तक तार खींचता है। जब वहाँ तार खींचता अपना पंप चलाता है तो चलता तो है, बहुत धीरे धीरे चलता है, उसका पानी कम देता है। सेम पंप है, सेम कंडीशन है ना। क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल का तो काम ही नहीं है। हाँ ये देखो, लंबाई ज़्यादा है, लंबाई तो धारा को रोकती ना है। लंबाई ज़्यादा होने से प्रतिरोध भी क्या हो गया, ज़्यादा। और जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम बहेगा, है ना। रुकावट ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध वो करंट क्या होगा, कम बहेगा। तो अब उसको क्या करना चाहिए कि उसका भी पंप वैसे चले। भाई लंबाई ज़्यादा है ना, लंबाई क्या है
ज़्यादा है, तो अपने पंप को अच्छे से नहीं चला पा रहा है। अब वो क्या कर दे कि वो पंप अच्छे से चलने लगे, लंबाई कम कर देगा तो खेत तो नहीं उठा के ला सकता कि ट्रांसफार्मर के पास, या ट्रांसफार्मर को उठा के नहीं ले जा सकता। और दूसरा उपाय सोचो, ठीक है, ये है यदि वो पतली तार लगाया हो तो तार क्या कर दे, मोटी। जब मोटी तार करेगा तो क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। प्रतिरोध ना घटाना है उसको, कैसी तारों का प्रयोग करना चाहिए, मोटी तारों का। ठीक है, जितना ज़्यादा उपकरण बड़ा हो उसके लिए हम मोटी तारों का प्रयोग करते हैं। कभी ये सोचो कि यार आपके यहाँ कूलर लगा है, आप दुकान गए, कूलर की तार ख़राब हो गई, सोचे मैं इसको बदल दूं। दुकान गए तो बोला कि यार ये वाली जो है 50 रुपया मीटर है, ये वाली जो है 10 रुपया मीटर है। बोले कौन झंझट, करंट तो जाएगा, पतली वाली दे दो। तो तुम 10 रुपया वाली ले आए। अब थोड़ी देर में जब जोड़ोगे तो वो गर्म होकर फूट जाएगी। क्यों फूट जाती है, क्यों ख़राब हो जाती है वो? हाँ, पतली है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा, और जितना प्रतिरोध होगा वो जल्दी गर्म होगी और बीच से ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक, तो छोटी तारों का उपयोग तो चलो ट्यूबलाइट है, छोटी लाइट है, उनके लिए हम उपयोग करते हैं। जब कूलर बड़ा है, उसको ज़्यादा लोड चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, तो हम कैसी तारों का प्रयोग करें, मोटी तारों का प्रयोग करें। क्योंकि जब तार मोटी होगी तो क्षेत्रफल अधिक होगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा बड़ा उपकरण होता है उतना ही उसमें मोटी तारों का उपयोग होता है। ये समझ में आ गया। दूसरा, तीसरा होता है, ये किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। ठीक है, हर पदार्थ का प्रतिरोध कैसा होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो लोहा है ना, तो लोहे का प्रतिरोध जितना होगा उतना तांबे का भी होगा, उतना चांदी का भी होगा, ये नहीं होता है। सबका प्रतिरोध कैसे होता है, अलग अलग होता है। जैसे इतने लोग बैठे हो, सबके आँख, नाक, कान, मुंह, गला, ये संसार ऊपर वाला पूरा सिस्टम दिया हुआ, सबके पास है वही, ठीक है। लेकिन किसी का चेहरा नहीं मिलेगा, तो किसी की आँख नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा तो बोलचाल नहीं मिलेगा, कुछ गुण नहीं मिलेंगे। वाले दो ट्विंस भी हैं, है ना, ट्विंस को समझ रहे हो ना, जुड़वा। अब वो जुड़वा है, बिल्कुल रंग रूप में एक है, लेकिन उनके खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है, उनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, उनके समझने का कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, अंतर होगा। परफेक्ट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रतिरोध होता है हर पदार्थ का कैसा होता है, अलग अलग। अब अलग अलग होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जब प्रतिरोध अलग अलग होगा तो क्यों होता है, क्योंकि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कैसा होता है, अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है। जैसे मान लो इतनी बड़ी मैं तार लिया लोहे की, इतनी बड़ी चांदी की और इतनी बड़ी कॉपर की, तो हो सकता है कि जो चांदी है इतने बड़े में करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो, है ना, बहुत ज़्यादा है चांदी में। कॉपर में हो सकता है लाखें इलेक्ट्रॉन हो, और हो सकता है लोहे में कितने हों, हज़ारें इलेक्ट्रॉन हों। तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए वहाँ पर जो है प्रतिरोध का मान भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। और जो चौथा होता है वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर। ठीक है, यदि आप चालक का ताप बढ़ाएंगे, ठीक, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब मान के चलो कि आप एक लोहा है और धूप में रखा हुआ है, उसको गर्म कर दे रहे हैं आप, तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ये अलग से आ जाता है कभी कभी अकेला 4 नंबर का, कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो समझ में आ गया किस पर निर्भर करेगा, पहले लंबाई पर, परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और ताप पर। ये हेडिंग हो गई। फिर इसका हम डिटेल करेंगे कि यदि हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, या फिर प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। इसका शब्द भी बना सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, ये किसके साथ है, चालक के साथ, हर चीज़ के साथ नहीं है। जैसे विद्युत अपघट्य है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य होता है, यदि उसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 चीज़ लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ अर्धचालक, ठीक, और दूसरा लिख देता हूँ विद्युत अपघट्य। यदि हम इनका ताप बढ़ाएंगे
तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा। तो अलग अलग ये खाली स्थान में भी पूछ देता है। जैसे पूछ दिया कि चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध खाली स्थान होता है, अब क्या लिखोगे, बढ़ता है। फिर चालक हटा दिया, वहाँ क्या लिख दिया, अर्धचालक। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है। यहाँ पर फिर अर्धचालक की जगह क्या लिख दिया, विद्युत अपघट। तो विद्युत अपघट के लिए भी क्या होता है, घटता है। जैसे मान के चलो, मान लो मैं टीवी चालू करता हूँ तो उसके लिए रिमोट की ज़रूरत पड़ती है, और रिमोट में सेल लगता है, और सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट। अब आप इसको चला रहे हो तो एक तो सिस्टम होता है कि उसको ऐसे ऐसे ठोको, फिर चलाओ। अब उसके बाद भी न चले तो रात को तो जाओगे नहीं कि 11 बजे मैं टीवी देख रहा हूँ, दुकान खुलवा के सेल ले आऊँ। अब कुछ उपाय करना है कि यार पड़े पड़े मुझे टीवी देखना, जाना भी नहीं कि उसको बार बार बटन छूना है। तब क्या कर सकते हो, उन सेलों को उठाओ, ऐसे ऐसे करो, तो उससे करने से क्या होगा, सेल गर्म होगा, और गर्म होगा तो प्रतिरोध विद्युत अपघट का घट जाएगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा आग में ले जा कर के आँच दे सकते हो, आग में जला मत देना, थोड़ा दूर जा कर के ऐसे। या दिन की बात हो रही है तो धूप में रख सकते हो, तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब प्रतिरोध घटेगा तो उसके अंदर धारा बढ़ने लगेगी, और थोड़ी देर के लिए आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब ये है, मान लो इतनी बड़ी तार है ना। अब इस तार को मान लो, ये मान के चलता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है। इस तार को मैं खींच करके लंबा कर दूँ, 10 का कितना कर दूँ, 20 कर दूँ, ठीक। 20 सेंटीमीटर की तार हो गई, तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा यार, मैं 2 गुना कर दिया हूँ इसका, 2 गुना कर दिया हूँ, तो ये समानुपाती है। प्रतिरोध भी कितना हो गया, नहीं हुआ 2 गुना। अब इसको समझना, क्योंकि इसमें 2 चीज़ साथ साथ होती है। जब इसको मैं खींच करके माने पिघला के लंबा करूँगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, और ये दुबला भी होगा, क्षेत्रफल भी कम होगा ना। जैसे एक रिफिल है, उसको गर्म कर लो और उसको खींचो तो दुबली ना होगी, रिफिल होगी, तो दुबली भी हो रही है, माने क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, 2 बार बढ़ रहा है। तो इसका यदि हम अक्सर क्वेश्चन आता है कि यदि हम लंबाई को खींच करके क्या कर दें, 2 गुना, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो यदि मैं इसको 3 गुना खींच दूँ, 10 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर कर दूं खींच के, तो वो क्या हो जाता है, ये समझ लेना n² का सूत्र होता है। माने यदि 2 गुना है तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। यदि मैं 3 गुना खींच दूं तो 3 त्रिकाई 9 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा उसका, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलो एक तरफ से अब देख लेते हैं शुरू से लेके। हाँ जी, ओम का नियम क्या था, एक बार बोल के देख। ठीक, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, ताप नियत हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती हो। ठीक है, छोटा है, फिर सूत्र लिख देना ये। अच्छा, और इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं यार? भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो और उसका ताप नियत हो। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या कहला जाएंगी? सीमाएं कहला जाएंगी। अब यहाँ पर ओमी चालक क्या कहलाया? हाँ, जो ओम के नियम का पालन करता है ओमी चालक, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता अनोमी चालक। ये क्या था? विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। और यहाँ पर ये सरल रेखा नहीं होता अनोमी चालक के लिए। कैसे जानोगे कि कौन ओमी चालक है और कौन अनोमी चालक? हाँ, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी क्या होती हैं? ओमी चालक होती हैं। ठीक है, और इसमें विद्युत अपघट और अर्धचालक या अर्धचालक से बना समान युक्तियाँ, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एलईडी बल्ब है, ये सारा कुछ क्या होता है? अनोमी चालक होता है। ठीक है, अब धारा घनत्व क्या था यार? चालक के
एकांक परिच्छेद से। यदि क्षेत्रफल पर नहीं भी डालोगे तो परिच्छेद का मतलब भी क्षेत्रफल होता है। तो आप सीधे लिख देना चालक के एकांक परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये कैसी राशि है? अदिश नहीं है ये कैसी राशि होते? सदिश। और धारा कैसी राशि होती है? अदिश। धारा घनत्व सदिश और धारा क्या हो जाएगी? अदिश। एक हम निकाले थे, सूत्र निकाले थे यार, जब हम अनुगमन वेग का निकाले थे। ठीक है। तो हम निकाले थे यहाँ पर I बराबर NE/AV/D, ये निकाले थे ना लास्ट में सूत्र की। जो धारा होती है अनुगमन वेग के क्या होती है? समानुपाती। यदि मैं इस सूत्र में रख दूँ यहाँ J बराबर क्या? NE/AV/D और बटे में क्या है? A। ये सूत्र देख लो क्या कर दिया हूँ, यहाँ I की जगह पर ये I का मान रख दिए हैं। ठीक है। और A की जगह पर क्या रखे हैं? A का मान रख दिए हैं। इसमें देख लो कि A और A कट जाएगा तो J बराबर क्या बचेगा? NE/V/D। ठीक। तो यहाँ से भी कर सकते हो कि जो धारा घनत्व होता है वो अनुगमन वेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये एक्स्ट्रा है, उसमें है नहीं, पर मैं बता दिया। ऐसे भी इसका सूत्र निकाल सकते हो धारा घनत्व का, कि धारा घनत्व और ये अनुगमन वेग में क्या है? संबंध। ठीक। ये इतना समझ में आ गया। फिर अगला हिस्सा चलते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे कैसे। तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। ठीक है। हाँ, मार्ग में, रास्ते में। ठीक है। और इससे परिभाषा क्या बनेगी? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। इसका SI मात्रक क्या है? ओम। और इसका अन्य मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको आपको नहीं लिखना है। जब परीक्षा में मात्रक पूछेगा प्रतिरोध का या SI मात्रक पूछेगा तो क्या लिखना है? ओम। ये कब के लिए है? जब जोड़ी वगैरह दे दिया जाए, एक साइड प्रतिरोध लिख दिया जाए, एक साइड मात्रक लिख दिया जाए। अब ओम नहीं मिल रहा है तो समझ लेना कि ओम नहीं है, तो ओम का ये वाला मात्रक हो। ठीक है। उसके बराबर होता है। कैसी राशि होती है प्रतिरोध? अदिश राशि होती है। इसकी परिभाषा बोल दो यार। हाँ, चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर 1 वोल्ट हो, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध कितना है? 1 ओम होता है। ठीक है। हाँ जी। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कहला गए? लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, पदार्थ और ताप। लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका टेस्ट मैं बता चुका हूँ कि ये तो सिंपल सा है, लेकिन छोटा सा टेस्ट ऐसे हो जाता है कि एक तार बहुत लंबी है, एक तार पतली है, समान पदार्थ की है, समान मोटाई की है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। उसका नाम भी दे देता है कि एक तार A है, एक तार B है। जो लंबी तार है वो क्या है? B है। किसका प्रतिरोध कम होगा? A का क्या होगा? कम, क्योंकि B वाली क्या है? लंबी। तो आपको ये इसका दिमाग लगाना है कि हाँ, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, घटेगी तो क्या होता है? घटता है। उस हिसाब से उसका आंसर दे देना है। ठीक है। और ये क्या कहलाया? परिच्छेद का क्षेत्रफल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपात। तो एक समान पदार्थ की 2 तारें हैं, एक पतली है और एक मोटी है, दोनों की लंबाई भी समान है। किसका प्रतिरोध कम होगा? मोटी तार का। जितनी तार ज़्यादा मोटी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्षेत्रफल यहाँ पढ़ते हो, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो क्षेत्रफल हट जाता है, फिर क्या हो जाता है? मोटी और पतली। तो आपको समझ लेना कि मोटी है मतलब क्षेत्रफल क्या है? अधिक, और पतली है मतलब क्षेत्रफल क्या है? कम। ठीक है। ये पदार्थ पर क्या था यार? हाँ, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग होता है, सभी में अलग अलग होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है। ताप पर क्या होगा यार? चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्य घटेगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है
कि किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई को 2 गुना कर दें। तार को क्या करना है, खींचना है, और उसकी लंबाई कितना कर दिए, 2 गुना, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। यदि 3 गुना खींचते हो तो 9 गुना, 4 खींच देते हो तो 16 गुना, जितना भी होगा उसका वर्ग कर देते हैं। क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, लेकिन आता है तो 4 हटा के कहीं 2, 3, 4 कुछ भी पूछने लगता है तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ अब आपको डाउट हो तो आप पूछो, फिर मैं एक टॉपिक अभी और लूँगा। आगे बढ़ चलें तो ठीक है। आज लिखाया नहीं तो थोड़ा मुझे संतोष नहीं हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर दूसरा हम ले लेते हैं प्रतिरोधकता। है ना, इसी को साथ में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधकता और क्या कहलाया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसको ध्यान से समझना, इसमें भी है। तो ये पहले प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध को अभी हम देखें कि लंबाई के समानुपाती होता है और परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। पहली लाइन इसमें यही है लिखना है। मान लो आ गया कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके 2 नाम हैं, है ना। तो पहले इसको लिखेंगे, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोनों को इकट्ठा लिख दिया हूँ, लंबाई भी लिखा है, ये भी लिखा है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नया नियतांक आ जाएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, रो। रो बनाने का तरीका यही है कि एक बार पेन रखो तो चाहे ऊपर से नीचे घुमा दो, नीचे से क्या कर दो ऊपर, पेन नहीं उठाना है, ट्री जैसे बनाना है तो क्या बनेगा, रो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L/A। ठीक, अब यहाँ से यदि मैं रो का सूत्र निकालूं तो बताओ यार, रो बराबर क्या आ जाएगा, रो बराबर RA/L। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं एक काम कर लूँ, यदि जो L का मान है वो 1 मीटर ले लेता हूँ और यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है वो ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये बताओ इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, R। ठीक, यहीं से इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो देखना, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो, परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होती है, यही तो लिखता है, ये प्रतिरोधकता ना है, और R क्या कहलाया, प्रतिरोध, तो उसके बराबर होती है। ठीक, या फिर चालक के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो इसमें फिर जहाँ करके आपको सब बताना पड़ेगा कि रो क्या कहलाया, प्रतिरोधकता, R क्या कहलाया, प्रतिरोध, A क्या कहलाया, क्षेत्रफल, और L क्या कहलाया, लंबाई। ठीक, तो जब आपके पास प्रतिरोधकता का परिभाषा आएगा तो ये सारा नाटक करने के बाद नीचे परिभाषा मानी जाएगी, ऊपर वाला कुछ नहीं माना जाएगा, लेकिन लिखना उसको पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखोगे बताओ इसमें, नहीं, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और हाँ, उसके परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। सूत्र लिख दोगे इतना लिखने के बाद, फिर ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, रो लिख दोगे, रो का मान निकाल कर इस तरह से। फिर यहाँ पर लंबाई को क्या मान लेंगे, 1 मीटर, क्योंकि लंबाई को मीटर में नापते हैं, और क्षेत्रफल को क्या मानते हैं, सेंटीमीटर। यही जो टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में भी है, जब वैद्युत रसायन पढ़ते हो आप, तो उसमें भी प्रतिरोधकता है और विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, लेकिन उसमें यहाँ पर क्या लेना है, सेंटीमीटर, क्योंकि वो बात करता है सेल की, और सेल ज़्यादा दूर नहीं होता है, सेंटीमीटर में ही लंबाई होती, बहुत लंबी तारें नहीं होती, और फिजिक्स में तो लंबी लंबी तारों की बात हो रही, तो इसलिए इसको मीटर और मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। तो उसमें सीधा सीधा है, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होती, बस उसकी परिभाषा बन जाएगी। तो केमिस्ट्री में भी यही लिख सकते हो, बस मीटर की जगह क्या लिख देना है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर हो गई। इसके बाद इसका मुझे मात्रक निकालना है, यहीं से निकल जाएगा मात्रक, लिख के देखें। ठीक है, तो यहाँ पर रो बराबर था हमारे पास RA/L, मात्रक लिखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसका
कट जाएगा कुछ, क्या बचेगा? ओम मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। उसमें ओम सेंटीमीटर हो गया आपके फिजिक्स में, बस इतना है, ये केमिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब ये जो है केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। कहाँ पर निर्भर करेगी? हाँ, इसमें दो ही ऐसे चीज़ हैं, ये पदार्थ पर निर्भर करता है और दूसरा किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक, पदार्थ बदले कि उसके प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और ताप बदला तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि यदि मैं एक तार की लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दूं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध 4 गुना। अभी पढ़े ना, प्रतिरोध कितना हो जाता है? 4 गुना। अब मैं यहाँ प्रतिरोध शब्द की जगह केवल और जोड़ दूँ कता, माने वो हो जाएगा प्रतिरोधकता। कितना हो जाएगा? ठीक है, अब मैं इसको ऑप्शन देता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बड़ा टेस्ट होता है, इसमें गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन आएगा प्रतिरोध, तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना करने पर प्रतिरोध होगा। ऑप्शन हो गया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 16 गुना। प्रतिरोध 4 गुना। मैं प्रतिरोध पूछा हूँ, प्रतिरोध कितना हो गया? 4 गुना हो गया। समझ में आ गया? अब मैं वहाँ पर प्रतिरोध शब्द की जगह प्रतिरोधकता लिख दूँ, है ना? उसमें एक शब्द और भी रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। वहाँ ऑप्शन में रहेगा 2 गुना, 4 गुना, और इसके साथ में क्या रहेगा? अपरिवर्तित। तो ये क्या रहेगा? अपरिवर्तित, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें, बीमा पर यह निर्भर नहीं करता है। बीमा का मतलब क्षेत्रफल हो, लंबाई हो, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये समझ में आया? क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। प्रतिरोधकता लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, एक नियतांक है। ये सिर्फ किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर और ताप पर। चालक का ताप बढ़ाओगे, जैसे वो था प्रतिरोध क्या होता है? चालक का ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब इसमें ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन देखना, फिर से दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन में दे दिया चालक वो पदार्थ पर, फिर ऑप्शन दे दिया लंबाई पर, फिर लिख दिया क्षेत्रफल पर, फिर लिख दिया सभी पर। इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? सभी पर। प्रतिरोध लिखाएगा तो क्या लिख दोगे? सभी पर। अब यही क्वेश्चन रहेगा, ऊपर लिख दिया प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अब वहीं पर पदार्थ पर भी है, लंबाई पर भी है, क्षेत्रफल पर भी है, और भी कोई ऑप्शन, तो किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ पर। समझ में आ गया कि कैसा कब जवाब देना है? ये सिर्फ किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं चालकता। चालकता ये मैं लिख दिया 1/r। इससे परिभाषा बन जाएगी, बड़ी सरल सी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। सीधा सीधा इसको किससे दर्शाते हैं? जी से। और अभी हम उसका नाम पढ़े थे ना साइंटिस्ट का, जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम से तो इसका मात्रक ले ली, जॉर्ज से इसका संकेत लिख लीजिए। जॉर्ज की स्पेलिंग जी से चालू होती है, तो उसका संकेत ही बना दिए हैं जी से। ठीक है, तो चलो, चालकता क्या कहलाई? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। समझ में आ गया? ये ओम होता है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। फिर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ विशिष्ट चालकता की। ये किसका व्युत्क्रम होगा यार? हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो क्या हो जाएगा? हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। इसका जो मात्रक है, दूसरा मात्रक साइमन भी होता है। जॉर्ज साइमन नाम है ना, जॉर्ज साइमन ओम, तो साइमन भी इसका मात्रक होता है। ओम इनवर्स भी और साइमन भी। विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है? सिग्मा बराबर 1/ρ। बोल दो इसका, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा है। इसका मात्रक जो भी होगा, ये है ना ओम मीटर, तो बटे में रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वैसे ओम इनवर्स नहीं लिखना तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो? हाँ, साइमन मीटर इनवर्स। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी फिर कल करेंगे। टाइम ओवर हो गया क्या?